चलिए, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो बधाई आप सबको, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत भयंकर एग्जाम में आप लोग पास हुआ है, वो भी बहुत भयंकर दिन, दिवाली के एक दिन पहले। बहुत बहुत बधाई आपको, आपकी फैमिली को भी। तो बढ़िया दिवाली मनी होगी आपकी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सो बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू द सब्जेक्ट, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मैं पहले तो पढ़ाऊंगा क्या वो बता देता हूं। आपके फर्स्ट ग्रुप में एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज, जिसमें एक पार्ट है कंपनीज एक्ट। पूरा कंपनीज एक्ट आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, उसका बहुत लिमिटेड पार्ट पढ़ा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं एलएलपी एक्ट, और उसके बाद ये है कॉर्पोरेट लॉ, और फिर है अदर लॉ। कॉर्पोरेट लॉ है 70 मार्क का सब्जेक्ट। इट कंसिस्ट ऑफ कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी एक्ट। कंपनीज एक्ट पूरा आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, बहुत इसेंशियल एस्पेक्ट पढ़ा रहे हैं अभी कंपनी लॉ के, आपको बहुत शुरुआती चीजें पढ़ा रहे हैं बस। यस, एक्ट पढ़ाएंगे, दैट इज क्लियर। एक्ट तो पढ़ाएंगे लेकिन पूरे एस्पेक्ट्स नहीं पढ़ा रहे हैं एक्ट के। कंपनीज एक्ट के बाद आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एलएलपी एक्ट। अदर लॉ है 30 मार्क्स का। यहां है 3 चैप्टर्स, तो 30 मार्क्स इन 3 चैप्टर्स। तो एक स्कोरिंग पार्ट है इस सब्जेक्ट में। इट कंसिस्ट ऑफ एक बहुत जबरदस्त लॉ, नाम आपने सुना होगा, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक बहुत इंटरेस्टिंग बेसिक लॉ, जनरल क्लॉजेज एक्ट। आई थिंक जनरल क्लॉजेज एक्ट का रेफरेंस आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। आपने शायद फाउंडेशन में भी इतना सा सुना होगा कि अगर किसी टर्म को किसी लॉ में डिफाइन नहीं किया तो उसकी डेफिनेशन हम कहां से रेफर करते हैं? जनरल क्लॉजेज एक्ट से। सो वह फाइनली आप पढ़ोगे। और फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। स्टैट्यूट्स मीन्स अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में समझे तो लॉ। तो हाउ टू इंटरप्रेट द लॉ, क्योंकि आप लॉ बहुत पढ़ते हो, चाहे वो थ्योरेटिकल लॉ हो लाइक कंपनी लॉ, या वो प्रैक्टिकल लॉ हो लाइक इनकम टैक्स एक्ट है, तो वो लॉ। सो हाउ वी शुड इंटरप्रेट द लॉ, उसके बहुत सारे रूल्स होते हैं। तो उसके लिए हम इंटरप्रिटेशन के रूल्स पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स नाम के चैप्टर में। ये 3 चैप्टर्स हैं 30 मार्क्स में। ये है आपका सब्जेक्ट कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज। इस 100 मार्क के सब्जेक्ट में 30 मार्क्स का पार्ट तो आपको मैं ही पढ़ाऊंगा, और कंपनीज एक्ट का भी एक पर्टिकुलर पार्ट आपको मैं पढ़ाऊंगा। बाकी 50 मार्क का सब्जेक्ट आपको तरुण महाजन सर पढ़ाएंगे। तो 50 मार्क्स मैं पढ़ाने वाला हूं, 50 मार्क्स तरुण सर पढ़ाएंगे। दिस इज द बाइफर्केशन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड जो हम पढ़ाएंगे वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। बाय एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने डेफिनेटली कॉमर्स ग्रेजुएट हूं, बीकॉम किया हुआ है। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। आई एम ऑल्सो कंपनी सेक्रेटरी। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। आपने आई थिंक नाम सुना होगा, यही तो आप धीरे धीरे सुनोगे। आज की डेट में तो कॉमर्स फील्ड का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। जो आज की डेट में किसी भी कंपनी को अपनी किसी भी असेट का वैल्यूएशन करवाना है, दैट कैन बी अंडरटेकन ओनली बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स। सो इन इंडिया एज ऑफ नाउ देयर आर ओनली 1500 रजिस्टर्ड वैल्यूअर। So fortunately, I'm one of them. So I'm also registered valuer. PhD कर रहा हूं अभी मैं वैल्यूएशन में ही। माय सब्जेक्ट मैटर इज वैल्यूएशन, जिसमें मैं डॉक्टरेट कर रहा हूं। क्या पता कब होगी, अभी मुझे नहीं पता, बहुत टाइम से चली रही है, बट मैं कर रहा हूं। होगी नहीं होगी, गॉड नोज। नेक्स्ट एक नाम शायद आपने कभी सुना हो, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सो बड़ी कंपनियों में वो लिमिट में अभी डिस्कस नहीं कर रहा, एग्जांपल के लिए बोल देता हूं, लिस्टेड कंपनीज। आई होप आपको नाम समझ में आता है, लिस्टेड कंपनी टर्म समझ में आती है। तो कुछ बड़ी कंपनियों में इंक्लूडिंग लिस्टेड कंपनीज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने जरूरी होते हैं टू टेक केयर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। क्योंकि डेफिनेटली बोर्ड तो प्रमोटर से लिंक्ड है, तो बोर्ड प्रमोटर के काम की बातें कर देता है, तो बोर्ड उनके फेवर में एक लिमिट से ज्यादा काम ना कर पाए, उन्हें रोकने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए बड़ी कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट करने जरूरी होते हैं। पहले हर किसी को कोई को भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना दिया जाता था। एमसीए आई थिंक आप जानते हो, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एक नया लॉ ला चुकी है बहुत पहले, कंपनीज एक्ट 2013 जब आया था तभी, और तब उन्होंने कहा था हर किसी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बना पाओगे।
तो पहले उसे पता हो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता क्या है, उसे लॉज पता हो, लॉ वाले सारे, कॉर्पोरेट वाले सारे लॉज पता हो, उसे एक एग्जाम देना पड़ेगा, वो पास हो जाओगे तो फिर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल होंगे. सो ये एग्जाम कौन लेता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक इंस्टीट्यूट है. आई थिंक आपने हो सकता है इसका भी कभी नाम सुना हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, वैसे एक और है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो एमसीए के अंडर में काम करता है. सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ही एग्जाम कंडक्ट करता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के. सो आई एम क्वालिफाइड विद दिस एग्जाम और मैं अभी कुछ कंपनीज के बोर्ड पर भी हूं सर्विंग एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो मैं केवल एग्जाम नहीं, मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का काम कर भी रहा हूं, कुछ कंपनीज के बोर्ड में भी हूं एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटेड. अपार्ट फ्रॉम दिस, आई थिंक आपने ये नाम सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी. तो मैंने यहां से कोर्स किया हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप इन इमर्जिंग इकोनॉमी. इंडिया जैसी बढ़ती हुई इकोनॉमीज में ई शिप बिजनेस कैसे डेवलप होते हैं. तो ये है मेरी एजुकेशन प्रोफाइल. आपके लिए आप बस इतना ही समझ लें, मैं सीए और सीएस दोनों हाँ कर सकते हैं साथ में. कॉमन क्वेश्चन है, हर बार पहली क्लास में मैं डिस्कस करता हूं, मतलब इसका आंसर यही देता हूं हाँ. डिटेल डिस्कशन कभी बाद में करेंगे, क्योंकि अभी मुझे आपको ये नहीं बताना कि सीए सीए साथ में कैसे करते हैं, इसलिए वो डिस्कशन पे नहीं जा रहा हूं. बट यस इट इज पॉसिबल, इसीलिए मैंने किया. नहीं, बाद में किया हुआ नहीं है, साथ में किया हुआ. इट्स जर्नी ऑफ 2006 टू 2011. मैं भी राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वहां से आया था, यहीं नाटा में ही पड़े हुए हम भी, यहीं आए थे सीए करने. सीए करते करते लगा यार क्या पता सीए होगा नहीं होगा, कुछ तो करे. तो सीएस भी ट्राई करते हैं, सीएस भी करना स्टार्ट किया. फॉर्चुनेटली सीए भी हो गया, सीएस भी हो गया, इसलिए हो गया, अदरवाइज ये कोई रॉकेट साइंस नहीं हो जाता है. ठीक है, तो साथ में किया हुआ है इन 4-5 सालों में. ये सब मैंने फिर बाद में किए, अभी ये तो क्या पता होगा या नहीं होगा. चलिए, एज फार एज माई वर्किंग एक्सपीरियंस इज कंसर्न, मैं 2 काम करता हूं. आई एम प्रैक्टिसिंग एज अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर, मैं रजिस्टर्ड वैल्यूअर की प्रैक्टिस करता हूं. सो ये जो आप देखते हो स्टार्टअप्स और इनके वैल्यूएशंस, स्पेशली शार्क टैंक, जहां वो कहते हैं 10 करोड़ का वैल्यूएशन है, बदले में 1 करोड़ ले लो 10% स्टेक के बदले में. सो ये कहां से आती है 10 करोड़ रुपए वैल्यू? सो वी डिराइव इट. तो कोई भी कंपनी में, किसी भी स्टार्टअप में तब तक इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ सकता जब तक उसने हमसे वैल्यूएशन नहीं करवा लिया. इट इज मैंडेटरी, राइट. तो मैं एक तो प्रैक्टिस करता हूं एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर एज वेल एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, और अकेडमिशियंस हूं, मतलब अकेडमिक्स में इन्वॉल्व हूं. लास्ट 12 सालों से सीएस स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं. अब तक करीब करीब मैं 15,000 बच्चे पढ़ा चुका हूं सीएस के. बस यही है, दिस इज माई प्रोफाइल, बस यही है मेरे बारे में. अब फाइनली हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. 100 मार्क का एक सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस. पहला डिस्कशन यहीं से स्टार्ट करते हैं, हमको क्यों पढ़ाते हैं कॉर्पोरेट लॉ, whether we are expert of the corporate laws or what society expect from us being a chartered accountant. क्या कॉर्पोरेट लॉ हमारा फोर्टे है? हमें तो कहा गया था कि अकाउंट्स ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंस ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा, ऑडिट के हम एक्सपर्ट हैं. ये कॉर्पोरेट लॉ क्यों हमें पढ़ाते हैं? आप मुझे बताइए, कौन से ऑडिट्स करते हो आप? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन से ऑडिट्स करोगे आप? किन के ऑडिट करोगे? एक टैक्स ऑडिट होता है जो इनकम टैक्स के पर्पज से होता है, और एक होता है कंपनी ऑडिट, जो 2 मेन नाम सुनने में मिलते हैं ऑडिट में, टैक्स ऑडिट, कंपनी ऑडिट. हालांकि हजारों ऑडिट हो सकते हैं, मैं तो बहुत पॉपुलर नाम की बात करता हूं. टैक्स ऑडिट करने का रीजन क्या है? सरकार आपसे जानना चाहती है कि साइन करके दो इस पेपर पर, ये बता दो कि इन्होंने इनकम टैक्स के प्रोविजंस फॉलो किए हैं या नहीं किए हैं इनकी बुक्स में. कंपनी ऑडिट क्या होता है? सो द गवर्नमेंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस कि बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनके अफेयर्स देख लो, इनकी बुक्स देख लो, एंड लेट अस नो इन्होंने कंपनीज एक्ट फॉलो किया है या नहीं किया है. सो इंडिया में हर किसी कंपनी को, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन ऑडिटर. हर कंपनी का ऑडिट कंपलसरी है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी हो, या वो ओपीसी हो या वो सेक्शन 8 कंपनी हो. ऑडिट इज कंपलसरी. इफ यू आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट, ऑडिट इज मैंडेटरी. और वो किससे करवाना है? चार्टर्ड अकाउंटेंट से.
अब मैं फिर आपके पास ही आ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं क्यों पढ़ा रहे हैं हमें कंपनी लॉ? जब आप साइन करोगे कि इन माय ओपिनियन इन्होंने कंपनीज एक्ट फॉलो कर लिया है, ये साइन किससे मांग रही गवर्नमेंट? हमसे। तो आप कैसे साइन करोगे कि इन्होंने कंपनीज एक्ट फॉलो कर लिया है? तो पहले आपको पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट क्या है। तो क्या हम एक्सपर्ट बनेंगे कंपनीज एक्ट के? वाई नॉट? आप साइन करोगे तब जाकर सरकार ये मानेगी कि कंपनीज एक्ट कंप्लाई हुआ है। तो हम भले ही माने या ना माने, वी आर बाउंड टू बिकम द एक्सपर्ट ऑफ कंपनी लॉ। अदरवाइज आप साइन कैसे करोगे कि कंपनीज एक्ट कंप्लाई हुआ है? आर यू गेटिंग माई इनपुट? समझ में आ रहा है आपको? मैं कम्युनिकेटिंग क्लियर है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? तो आपको ऑडिट्स भी करने होते हैं। आप केवल टैक्सी कंसल्टेंसी दोगे यही आपका ऑफिस का काम नहीं हो सकता, आप ऑडिट्स भी करते हो। और ऑडिट्स, कंपनी ऑडिट भी बहुत मेजर टास्क है जो इंडिया में केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकते हैं, और उसी के लिए पहले आपको कॉर्पोरेट लॉज आने चाहिए। हाँ, सेम एलएलपी ऑडिट्स भी होते हैं। हर वो एलएलपी जिसका कैपिटल 25 लाख से ज्यादा है और टर्नओवर या फिर टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, आई थिंक पढ़ा होगा आपने, उसका भी ऑडिट कंपलसरी है और वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही करेगा। और वहां भी यही लिखना है एलएलपी एक्ट कंप्लाई किया नहीं किया, इसलिए आपको वो भी पढ़ाएंगे। सो फर्स्ट यू नीड टू नो। और केवल इसलिए नहीं यार कि आप ऑडिट करोगे इसलिए कंपनीज एक्ट पढ़ा रहे हैं आपको। कंपनी का ऑडिट बाद में होगा, पहले कंपनी बने तो। कंपनी बनाने के लिए भी आपकी जरूरत है। जब तक आपके एक फॉर्म पर सिग्नेचर नहीं होंगे इंडिया में कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती। आपके मतलब किसके? इट मे बी ईदर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ कंपनी सेक्रेटरी और अ कॉस्ट अकाउंटेंट और एन एडवोकेट। इनमें से कोई एक चाहिए, तो हम भी हो सकते हैं ना। उसके लिए भी आपको कंपनीज एक्ट आना चाहिए। तो देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। और दूसरी बात यार, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म में तो जॉब करने जाओगे नहीं। अगर जॉब करने का सोच रहे हो तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप ये तो चाहोगे नहीं कि प्रोप्राइटर्स ही मेरे क्लाइंट बने। आपका खुद का मेन टारगेट चाहे जॉब हो या प्रैक्टिस हो, कौन होने वाले हैं? कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। और कॉर्पोरेट क्लाइंट पर कुछ और लॉ बाद में लगेगा। सबसे पहले क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट, एलएलपी एक्ट। इसलिए यू आर बाउंड टू बिकम द एक्सपर्ट ऑफ दिस लॉ। इसलिए नहीं कह रहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तो 10 चीजें और भी पढ़ाऊंगा, 10 चीजें और भी पढ़ाता हूं। मैं ये कह रहा हूं कॉर्पोरेट लॉ आपका बहुत काम का टॉपिक है, बहुत काम का एक स्पेस है, स्कोप है आपके लिए बहुत बड़ा। और कई चार्टर्ड अकाउंटेंट आज भी ऐसे हैं जो टैक्स ऑडिट कर लेते हैं, कंपनी ऑडिट कर लेते हैं, उन्हें कंपनीज एक्ट पता ही नहीं है, और इसीलिए वो गलत साइन किए जा रहे हैं, गलत बैलेंस शीट्स पे साइन किए जा रहे हैं, फिर नोटिस आ रहे हैं उनका आरओसी से। क्योंकि हमें क्या लग रहा है कि केवल टैक्स के प्रोविजन देख लो साइन कर दो, बट दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग ओनली टैक्स प्रोविजन फ्रॉम यू। इफ यू आर स्टैट्यूटरी ऑडिटर, अगर आप कंपनी ऑडिटर हो तो आपको ये भी चेक करना है कंपनी से कंप्लाई हुआ है या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो आपको अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख कर देना है कि इस सेक्शन का नॉन कंप्लायंस हुआ है। इसलिए पहले आपको सेक्शंस पता होने चाहिए। एक और चीज, एक डाउट आ रहा है कि सर फिर हमको आधा ही कंपनीज एक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं? आपको भी आया होगा ये डाउट, आधे क्यों पढ़ा रहे हैं? आप तो कह रहे हो कि एसेंशियल एस्पेक्ट पढ़ा रहे हैं, पूरा पढ़ाओ ना फिर कंपनीज एक्ट। पढ़ाएंगे आपको कहां? फाइनल में। बस फाइनल में से तो कंपनी लॉ हटा दिया, एग्जाम नहीं होगा उसका, लेकिन वो जो है ना स्पॉम, SPOM सेल्फ पेस्ड एग्जाम जो हो रहे हैं, जिसको खुद ही पढ़कर खुद ही एग्जाम देना है, उसमें कंपनी लॉ पढ़ाएंगे आपको। ये तो इन्होंने मजे लिए हैं बच्चों के बस कि देखो हमने सब्जेक्ट कम कर दिए, 6 इंटर में 6 फाइनल में। वो तो बच्चा जब आके फंस जाता है तब उसको पता चलता है कि 6 तो एग्जाम में देने, पहले भी तो पास करने बहुत सारे। और ये जो जमाने भर की ट्रेनिंग्स करनी है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर ट्रेनिंग, IT OT GMCS, ये सब हैं अवेलेबल। बट ये तो बच्चे को अट्रैक्ट करने के एक तरीके इंस्टीट्यूट के कि भैया देखो हमने 6 पेपर रखे इंटर में, 6 पेपर रखे फाइनल में। देखो CS से भी ज्यादा आसान कर दिया, क्योंकि CS में तो 7 और 7 पेपर हैं। और कोई भी बच्चा वास्तव में 12th का जो बच्चा होता है, आप भी जब 12th में होंगे, आप हार्डली क्या देख लेते हैं कि यार CS करना है, CA करें, CS करें, तो एक कंपेरिजन ये भी हो जाता है कि देखो CA में पेपर कम हो गए, 14 पेपर पास करने CS में, CA में 12 ही पेपर है। ये नहीं बता रहे कि 5-6 पेपर अलग से पास कर दें। खैर वो जो भी हुआ, हम तो कर लेंगे पास।
ऐसा कुछ नहीं है, बट यस कॉर्पोरेट लॉ आपका एक बहुत इसेंशियल एस्पेक्ट है। स्टार्ट करते, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ेंगे। दो शुरुआत में एक टॉपिक तो मैं आपको बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा, जहां हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे अबाउट टाइप ऑफ कंपनीज, सो दैट आप जब कंपनी लॉ की डिटेल पढ़ने जाओ तब आपको पता होना चाहिए। तरुण सर जब पढ़ाएंगे कि ये प्रोविजन फॉलो करना है, सडनली एक लाइन लिखी हुई आ जाएगी कि ये प्रोविजन प्राइवेट कंपनी पर नहीं लगेगा, ये प्रोविजन सेक्शन 8 पे नहीं लगेगा, तब हमें पता होना चाहिए एग्जैक्टली ये सब क्या है। सडनली वो कह देंगे स्मॉल कंपनी पर नहीं लगेगा, हमें पता होना चाहिए स्मॉल क्या है। कहीं भी कह देंगे कि ओपीसी को एजीएम करना जरूरी नहीं है, हम समझना पड़ेगा ओपीसी क्या होती है। आप कहोगे हमको सब आता है, डेफिनेटली आता है, बट इनको डिटेल्ड में हम यहां पढ़ेंगे अब, और डेफिनेटली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पढ़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं जहां से स्टार्ट करता हूं वहीं से स्टार्ट करूंगा, अभी भी यहां से स्टार्ट करेंगे। कंपनीज एक्ट किस पर लगता है? कंपनीज पर। और कंपनी क्या है? बिजनेस करने का एक तरीका है। आप मुझे बता दो बिजनेस करने के क्या क्या तरीके हैं इंडिया में। मोस्ट पॉपुलर 4 ऑर्गेनाइजेशन के नाम बता दो आप। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, बढ़िया, गुड। प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी और कंपनी, ये सबसे पॉपुलर है। एचयूएफ बहुत कम चलते हैं, बने हुए बहुत है पेपर्स में, लेकिन आपने कभी दुकान नहीं देखी होगी एचयूएफ नाम से। पेपर पर बहुत होते हैं, लेकिन एचयूएफ होने को तो बहुत सारे और भी तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सोसाइटीज होती हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, है ना, बहुत तरीके हैं, बट मोस्ट पॉपुलर प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी और एलएलपी। तो यहीं से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जब 3 और ऑर्गेनाइजेशंस बचे हुए हैं तो कोई भी व्यक्ति कंपनी क्यों बनाएगा? ओके, ठीक है। बढ़िया, देखो आपको समझ में आ रहा है मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूं? मैं कंपनी क्यों बनाऊं? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कभी एक्सपेक्ट मत करना कि आपके पास क्लाइंट आया सर कंपनी बना दो, आप बनाना चालू कर दोगे। सबसे पहले क्लाइंट आके पता है क्या बोलेगा? सर मेरा बिजनेस है, हम 3 लोग हैं, हमारी रिक्वायरमेंट है, आप बताओ क्या बनाओ, क्या हमारे लिए बेस्ट होगा। प्रैक्टिस यहां से चालू होगी पहले दिन, तो हम वही डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले क्या ऐसा हो कि वो कंपनी बनाते होंगे? कितनी कंपनियां यार, पहले तो हाँ ये बात भी कर लेते हैं, कितनी कंपनियां आपके हिसाब से इंडिया में, प्राइवेट लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड मिलाकर कितनी कंपनियां होंगी इंडिया? फिर भी कितनी बनी हुई है? फिर भी सोचो तो, इतना टफ लगता है ना आपको कंपनी बनाना? बिल्कुल है, फिर भी लोग बनाते हैं क्योंकि कुछ रीजन होंगे। कितनी कंपनियां इंडिया में? 10,000 यार, इतनी तो ना लिस्टेड कंपनियां हो गई हैं इंडिया में, बहुत सा हजारों लिस्टेड कंपनियां हो गई हैं इंडिया में अब। वी हैव मोर देन 15 लाख कंपनीज इन इंडिया। और आप उस दौर में हो अब जब देश के कॉरपोरेट सेक्टर का सबसे अच्छा गोल्डन पीरियड चल रहा है। एवरीवन, इसका किसी पॉलिटिकल कोई कनेक्शन नहीं, किसी से भी आप पूछोगे तो अभी यही कहेगा कि इंडिया का फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है अभी अगले 5-10 साल। तो समय समय पर ये क्वांटिटी, ये फैक्ट और बड़ा होने वाला है। अभी हम सबको यही कह रहे हैं जितनी जल्दी हो सके बन के निकलो, गोल्डन पीरियड में हो आप अभी। इकोनॉमी दूसरे देशों की डाउन जा रही है, हम हाईएस्ट ग्रोथ पर बैठे हुए हैं। आपको पता है नहीं पता ये फैक्ट्स? चाइना की इकोनॉमी की नेगेटिव ग्रोथ रेट है, तब हमारी इकोनॉमी की 7% की ग्रोथ रेट है जीडीपी की। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो अभी तो कॉर्पोरेट सेक्टर हमारे बढ़ रहा है, अभी हम डेवलपिंग फेज में। क्या होने जा रहे हैं हम? डेवलप। कहां का टारगेट बनाया हमने? 2047 का, कि जब देश को 100 साल हो जाए हम डेवलप्ड कंट्री कहलाए। विकसित भारत 2047 यही चल रहा है, सुना होगा यार आपने। तो अभी कॉर्पोरेट सेक्टर का बूम बाकी है देश में, अभी हम डेवलपिंग फेज में हैं, तब इतनी कंपनियां हैं। आप सोचो ये डेटा कहां जाएगा?
ये अभी हम ग्रोइंग फेज में हैं, एफडीआई बहुत ज्यादा आ रहा है देश में, ये कम नहीं होने वाला, ये बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पर होने वाली हैं चीजें। अभी हम बात करते हैं 15 लाख से ज्यादा कंपनियां इंडिया में, एलएलपीज अलग, प्रोप्राइटरशिप तो जाने कितनी करोड़ों होंगी, पार्टनरशिप होंगी, मैं केवल कंपनीज की बात कर रहा हूं, प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड। चलिए, हाँ, और इन सब के ऑडिट होते हैं, ये देखो आप, तो इन सब के ऑडिट भी होते हैं। और कोई कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट है हमारे पास? 4 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट कर नहीं सकता, केवल प्रैक्टिसिंग कर सकते हैं। जिनके पास सीओपी है वो इफेक्टिवली 1-1.5 लाख होंगे, हाँ ना? यही डेटा है आज की डेट में, और ये केवल कंपनीज का डेटा है, एलएलपी, प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म सब अलग। चलिए अब वापस आ जाते हैं, कंपनी क्यों बनाते हैं? जब कंपनी बनाओगे तब आपके ऊपर क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट। तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? कहते हैं 4 ऑप्शंस हैं। क्यों बना रहे हैं कंपनी? प्रोप्राइटरशिप फर्म चलती है या नहीं चलती देश में? सबसे ज्यादा चलती है, सबसे ज्यादा प्रोप्राइटरशिप फर्म। हर छोटा बिजनेस प्रोप्राइटरशिप फर्म। क्या एडवांटेज है प्रोप्राइटरशिप फर्म के? देखो, कितना ही बेसिक डिस्कशन हो, डू पार्टिसिपेट इन दिस। आपको बाद में ये किस्से कहानियां याद आएंगी वो प्रोविजन पढ़ते पढ़ते कि यार वास्तव में चीजें काउंट होती हैं। प्रोप्राइटरशिप फर्म सबसे बढ़िया एडवांटेज क्या? बहुत बढ़िया, लीस्ट लीगल कंप्लायंसेस। कुछ नहीं होना है, कुछ करना ही नहीं है। प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाने के लिए क्या करना होता है? कुछ नहीं लिखना होता। खंडेलवाल किराना स्टोर लिखो, दुकान के बाहर दुकान खोल दो, चालू, कुछ नहीं करना। और नो नीड टू डू एनीथिंग। हार्डली नगर निगम से वो लाइसेंस बनवा लो, नगर निगम का लाइसेंस, गुमास्ता लाइसेंस, सुना होगा आपने कभी ये नाम, और कुछ नहीं चाहिए। क्लियर? और क्या क्या एडवांटेज है? चलाना सबसे आसान, easiest way to operate a business, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोल, ऑनरशिप, सब कुछ पूरी हमारे पास, हाँ, इसलिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन प्रॉब्लम्स क्या है कि बहुत सारी चीजें लिमिटेड है। प्रोप्राइटरशिप फर्म में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज लिमिटेड। क्या लिमिटेड है? कैपिटल लिमिटेड, एफर्ट्स लिमिटेड, मैनेजरल एबिलिटी लिमिटेड, है ना? बिजनेस का स्कोप लिमिटेड। केवल एक ही चीज अनलिमिटेड है। यस, स्किल्स लिमिटेड, बढ़िया, केवल एक ही चीज अनलिमिटेड है, दैट इज, यही प्रॉब्लम है प्रोप्राइटरशिप फर्म की। क्यों बनाते हैं लोग? इतने सारे एडवांटेजेस की वजह से कि यार सबसे आसान है बिजनेस चलाना, हम इतने कंप्लायंस कर भी नहीं पाएंगे, सबसे आसान बिजनेस है, किराने की दुकान है, प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाओ, चलाओ, कोई कुछ नहीं कहेगा। प्रॉब्लम क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इसका रियल सेंस कभी आपने सोच के देखा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी एग्जैक्टली क्या मतलब होता है इसका? बहुत बढ़िया वर्ड बोल रहे हो आप। फाइनली पर्सनल असेट्स आर लायबल टू पे द डेट। क्लियर है ना ये सबको? आपने किराने की दुकान का हमारे एग्जांपल ले रहे थे, आपने स्टॉक के अगेंस्ट में लोन लिया, गलती से आपका बैंकरप्सी हो गई, बिजनेस में इंसॉल्वेंसी हो रही है बिजनेस की, आपकी बिजनेस की असेट बेचकर बैंक वाले लोन का पैसा रिकवर करेंगे। 25 लाख का लोन था, असेट बिकी बिजनेस की, 15 लाख रिकवर हुए, 10 लाख बाकी है, आपके घर का मकान बेच सकती है बैंक। क्या प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप फर्म अलग अलग होती है? अकाउंट में ही होती है बस, लॉफुली नहीं। अकाउंट में अलग अलग होते हैं क्या? हाँ, अकाउंट में पहले दिन आपको यही सिखाया होगा, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग। इसलिए बिजनेसमैन जब पैसा डालता है तो उसे कैपिटल नाम से लाइबिलिटी लिख देते हैं, जब पैसा ले जाता है तो विड्रॉल लिख देते हैं। बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, अकाउंटिंग पर्पज से। पर एज फार एज लॉ इज कंसर्न, प्रोप्राइटर और प्रोप्राइटरशिप फर्म की कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं मानी जाती, और चूंकि सेपरेट एंटिटी नहीं है इसलिए वहां की लाइबिलिटी के लिए आप लायबल हो। तो बेसिक प्रॉब्लम इसकी नहीं है। रूट क्या है
कि प्रोप्राइटरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, उनका कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस माना ही नहीं जाता। सॉल्यूशन, लिमिटेड चीजों का सॉल्यूशन हम ले, पैसा लिमिटेड, स्कोप लिमिटेड, एफर्ट्स लिमिटेड, स्किल्स लिमिटेड, इसका सॉल्यूशन क्या है? पार्टनरशिप फर्म बना लो। आपके पास पैसा है, एक दूसरे के पास स्किल्स है, वो बिजनेस चल जाएगा। क्या बना लो? पार्टनरशिप फर्म। तो क्या हो जाएंगी चीजें? शेयर्ड, एवरीथिंग इज शेयर्ड। तो बिजनेस का स्कोप क्या हो सकता है? थोड़ा बढ़ सकता है, रिस्क शेयर हो जाएगी, प्रॉफिट और लॉस भी शेयर हो जाएगा फिर। ठीक है। पार्टनरशिप फर्म के दो बिगेस्ट थ्रेट, सबसे बड़े डिसएडवांटेज। एक तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, बिल्कुल यहां भी लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी किसकी? तीन पार्टनर है, तीनों की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, ज्वाइंट लाइबिलिटी या सेवरल लाइबिलिटी। तो कहा क्या जाता है? बहुत बुरी लाइन बोली जाती है, ज्वाइंट एंड सेवरल। आप सब ज्वाइंटली भी लायबल हो और इंडिविजुअली भी लायबल हो, है ना? हाँ बेटा, डेफिनेटली एक से ज्यादा लोग हैं तो झगड़े तो हो ही सकते हैं, वो तो अपनी जगह एक थ्रेट है ही। हम लॉफुली बातें कर रहे हैं यार। ये सब मेरे पर्सनली व्हाट आई फील सबसे घातक प्रॉब्लम क्या है पार्टनरशिप फर्म की? ये सुना होगा आपने कभी, पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ वन अनदर। यार ये जो अरेबिक लैंग्वेज लिखने में आ रही है ना, इस क्लास में प्रॉब्लम है। मेरे लैपटॉप, ये आईपैड में अर्थिंग की प्रॉब्लम आती है यहाँ। सो आप ऐसे मत सोचना कि मैं इतनी गंदा लिखता हूँ क्या। ये यहाँ ऐसी अरेबियन लैंग्वेज जाएगी, यहाँ यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे रखते ही ये अर्थिंग की कुछ प्रॉब्लम होती है, यहाँ ढंग से काम नहीं करता। पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ वन अनदर। पार्टनर एक दूसरे के क्या होते हैं? इसका मतलब पता है आपको? एक पार्टनर की गलती के लिए, जस्ट इमेजिन, ऐसा बहुत होता है ना। आप लोग भी दोस्तों ने कभी सोचा होगा, आप कई दोस्त होंगे जो फाउंडेशन में साथ में बैठे थे क्लास में, और रिजल्ट आया उस दिन आप सब पास हो गए, आप दोस्त आपस में। तो आपके मन में एक बात तो आती होगी यार कि इंटर भी साथ में पढ़ेंगे, पास हो जाएंगे, फाइनल में पास हो जाएंगे, और जब सीए बन जाएंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे पार्टनरशिप फर्म खोल के। ऐसे सपने देखे या नहीं देखे आप लोगों ने भी? तो अभी आपके सपने देखने और बाकी हैं, अभी देखोगे आप थोड़े दिनों में, देखना आप देखोगे, मैं बता रहा हूं आपको। अभी ऐसे सपने देखोगे आप कि यार साथ में ही पार्टनरशिप फर्म खोलेंगे, और कई लोग खोलते भी हैं ऐसे। सो आप तीन दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म डाली। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म है, बिजनेस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है। आपको एक ऑडिट मिला, ऑडिट असाइनमेंट करने आपका एक फ्रेंड गया, उसने वहां जाके खूब मजे किए और काम नहीं किया, और बैलेंस शीट साइन कराया। बाद में उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम हो गई, ऑडिट फर्म पर बात आ गई। जिस पार्टनर ने साइन किए हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, या बचे हुए दोनों पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल हों? क्या बोल रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो? आपको बोलते हुए डर नहीं लग रहा? ये सबसे बड़ा डर है। साइन करके वो आया, आपको अता पता भी नहीं है, जस्ट बिकॉज द रीजन कि आपकी एंटिटी क्या है? पार्टनरशिप फर्म। आप सारे लोग एक दूसरे के कौन माने जाओगे? इसलिए एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल। यार मैं ना जिस फर्म में हूं ना, हमारी पार्टनरशिप फर्म है, इस नाम से स्पार्क एंड एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एलएलपी। ठीक है। सो हमारी फर्म में हमने अब बनाई है एलएलपी, पहले हमारी फर्म भी क्या थी? पार्टनरशिप फर्म। अब हम ना 25 पार्टनर्स हैं, 25 पार्टनर्स हैं। हम 11 स्टेट्स में सर्व करते हैं, हमारी 11 स्टेट्स में ब्रांचेस हैं, 13 ब्रांचेस हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली एंड मुंबई। अब हमारा मुंबई का कोई पार्टनर कोई
काम कर रहा है। जैसे मैं आपको बताता हूं, हम वीजा इंडिया के ऑडिटर हैं, ठीक है। हम, ये नाम सुना होगा आई थिंक आपने, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके हम स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, मेन ऑडिटर सेल के। सो अब हमारा कोई दिल्ली वाला पार्टनर ऑडिट कर रहा है, साइन वो कर रहा है, और अगर कुछ इन बड़े बड़े असाइनमेंट में प्रॉब्लम हो गई तो हम बचे हुए 24 पार्टनर्स रेस्पॉन्सिबल हैं। अब आप सोचो ये हमारे लिए कितना बड़ा थ्रेट है, हमारा कौन पार्टनर कहाँ क्या काम कर रहा है, और बचे हुए सब अगर निपट जाएं, आप पार्टनरशिप फॉर्म ही नहीं बनाओगे। इसलिए हमने जैसे ही इंस्टीट्यूट ने अलाउ किया कि एलएलपी बनाकर भी काम कर सकते हो, तो हमने सबसे पहला काम किया, हमारी पार्टनरशिप फर्म को कन्वर्ट करवाया किसमें, बिकॉज एलएलपी में पार्टनर एक दूसरे के एजेंट्स ट्रीट नहीं किए जाते। ये मैं आपको क्या आपको लग रहा होगा ये क्या पढ़ा रहे हो, पर मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूँ, हाउ वी टेक द डिसीजन टू फॉर्म द एंटिटी, और फिर फाइनली आऊंगा कि व्हाई वी टेक द डिसीजन टू फॉर्म अ कंपनी। पहले वहां पहुंचे हैं, कब डिसाइड करें कि कंपनी बनानी चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया पार्टनरशिप फर्म में सबसे बड़े थ्रेट, और मुझे लगता है इन दोनों में भी ज्यादा बड़ा थ्रेट है कि पार्टनर एक दूसरे के क्या होते हैं। नहीं, आप गलत जा रहे हो। पार्टनर्स केवल उन कामों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो बिजनेस वाले काम थे, इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द पार्टनरशिप फर्म, केवल वहीं तक रिस्पॉन्सिबल है। ये एक पार्टनर अपनी बीवी को घर पे मार रहा है, उसके लिए दूसरे पार्टनर्स पर केस थोड़ी लगेंगे, है ना, उसके लिए नहीं। बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के कौन है, एजेंट, इसलिए एक की गलती के लिए दूसरे रिस्पॉन्सिबल है। चलिए, इस वजह से पार्टनरशिप फर्म का डर लगता है। तो क्या आज की डेट में पार्टनरशिप फर्म नहीं बनती? बनती है, पर जनरल लोग तभी बनाते हैं जब बिजनेस का स्कोप थोड़ा कम हो, बहुत ज्यादा लीगल कंप्लायंसेस में नहीं जाना चाहते, कॉस्ट ज्यादा बियर नहीं करना चाहते, उन्हें लगता है कि 4-5 साल में छोटा मोटा बिजनेस करके इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अगर बहुत बड़ा बिजनेस करना होना तो आज भी लोग प्रिफर नहीं करेंगे कि क्या बना लें, पार्टनरशिप फर्म, क्योंकि क्लियर है। पर बनती है और खूब बनती है, क्योंकि बनाना आसान, चलाना भी आसान, कंप्लायंस बिल्कुल कम। प्रोप्राइटरशिप फर्म से थोड़े से ज्यादा, बट उन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम कंप्लायंस है पार्टनरशिप फर्म में, केवल एक डीड बनानी यही मेन कंप्लायंस है। चलिए, पर क्या पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्ट एग्जिस्ट करता है? यस, पार्टनरशिप एक्ट। प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए कोई लॉ है? नहीं है। प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए कोई लॉ है? नहीं है। पार्टनरशिप के लिए लॉ है, हाँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। इसका सॉल्यूशन 2008 के पहले क्या था? कंपनी बनाओ। क्या सॉल्यूशन था? लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? लिमिटेड। और सब लोग एक दूसरे से क्या माने जाएंगे, इसलिए एक मेंबर की गलती के लिए दूसरे मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। कंपनी बना लो। यह भी रीजन हुआ करता था कि एक लिमिट से ज्यादा ऑनर नहीं हो सकते हैं दूसरी एंटिटीज में। क्या वो लिमिट पता है आपको? 50। पार्टनरशिप फर्म एटसेट्रा में 50 से ज्यादा मेंबर्स पार्टनर्स नहीं हो सकते। अगर उससे ज्यादा चाहिए तो क्या बनाओ? ये भी एक चीज है, मैं आपको बताता हूं। कंपनीज एक्ट में बनी हुई कंपनी के अलावा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 50 से ज्यादा अगर मेंबर हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा? इलीगल एसोसिएशन। एक्सेप्ट वो ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है, क्योंकि वहां मेंबरशिप की लिमिट नहीं हो सकती यार, जितने फैमिली मेंबर होंगे उतने होंगे। और दूसरा, वो ऑर्गेनाइजेशन जो क्या काम कर रहे हो, बिजनेस नहीं, क्या कर रहे हो, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म में 50 से, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पार्टनरशिप फर्म में 80 पार्टनर हो सकते हैं। हाँ, हो सकते हैं। इंडिया में कई ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म में जहां 100 से ज्यादा पार्टनर है। इलीगल एसोसिएशन नहीं है? नहीं है, क्योंकि ये प्रोविजन किन पे नहीं लगता? वो पार्टनरशिप फर्म जो क्या कर रही है, प्रोफेशन कर रही है, बिजनेस नहीं कर रही। ये दो एक्सेप्शंस हैं, अदरवाइज कोई भी एसोसिएशन 50 से ज्यादा जाना है, कंपनी ही ऑप्शन है।
तो मैं नीड डेवलप कर रहा हूं, लोग ज्यादा आ रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है, क्या बनाना पड़ेगा? कंपनी। लाइबिलिटी क्या करनी है? सेपरेट। बहुत बढ़िया, सेक्शन 464 इन रूल 10 है, फिर उस प्रोविजन में आगे वहां रेफरेंस दिया हुआ है। 464 में तो क्या लिखा हुआ है कि एज में बी प्रिस्क्राइब, फिर रूल बनाकर लिखा हुआ है कि कितने प्रिस्क्रिप्शन है और वो प्रिस्क्राइब किया हुआ है 50। बहुत बढ़िया यार, ग्रेट। चलिए अब समझना, नीड डेवलप कर रहे हैं, लिमिट से ज्यादा मेंबर हो रहे हैं, हमें लाइबिलिटी क्या करनी है? लिमिटेड। सही बताऊं, लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं करनी, हमें ये टैग चाहिए। किस चीज का टैग चाहिए? सेपरेट एंटिटी का टैग चाहिए, जिससे हमें बहुत सारे एडवांटेज मिलेंगे, ताकि मैं ये बोल पाऊं मैं अलग और कंपनी अलग, डायरेक्टर अलग, शेयर होल्डर अलग, कंपनी अलग, और एक शेयर होल्डर की गलती के लिए दूसरा शेयर होल्डर रेस्पॉन्सिबल नहीं है। तो ये टैग के लिए हमें कंपनी बनानी पड़ती थी। तो ये जो डिसएडवांटेजेस हैं, ये दोनों डिसएडवांटेज दूर हो जाएंगे और पार्टनरशिप फॉर्म के बचे हुए एडवांटेज में मिल जाएंगे। क्या? एवरीथिंग इज शेयर्ड, पैसा, स्किल्स, प्रॉफिट, लॉस, रिस्क, एवरीथिंग इज शेयर्ड अमंग द शेयर होल्डर्स। इसलिए कंपनी बना लो। पर प्रॉब्लम क्या है? यहां सब कंपनी बना लें, अदरवाइज प्रॉब्लम क्या है? बर्डन। किस चीज का बर्डन? इधर यही विलन है, प्रॉब्लम है भैया। यहां मैं कई बार एक इस चीज से समझाता हूं कि अगर आपने कंपनी बना ली तो आपके यहां पत्ता भी हिलेगा ना, तो कोई ना कोई कंप्लायंस होगा। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत हैं, इसको ऐसे समझ लो, अगर आपको कंपनी में कोई काम करना है ना, कंपनी से उठाओ, पहले पूछो उससे क्या ये काम कर लें। दो ही आंसर आएंगे, या तो हाँ या ना। अगर ना आए तो गलती से भी मत कर लेना, वरना पेनल्टी लगेगी। अगर उसे जवाब आया कि हाँ किया जा सकता है, तो फिर उधर प्रोसेस लिखी होगी कैसे किया जा सकता है। ये प्रॉब्लम है कंपनी में। तो वो जो कहते हैं ना फ्रीडम ऑफ डूइंग बिजनेस, वो आपको कंपनी के फॉर्म में नहीं मिलेगी। एवरीथिंग इज रेगुलेटेड। कुछ काम तो कर ही नहीं सकते आप। अब यही आपका काउंटर क्वेश्चन आता है, एक बच्चों का डाउट आता है। ये सारे डाउट्स के आंसर दे रहा हूं, बेस क्लियर करें पहले। डाउट ये आता है कि दुश्मनी क्यों निकालते हैं कंपनी वालों से? इतना प्रॉब्लम क्या है इन्हें कंपनी वालों से? बिजनेस क्यों नहीं करने देते? यार उन्होंने आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया है कि कंपनी की लायबिलिटी के लिए आप लायबल नहीं हो। आपको नहीं लगता लोग उसके मजे लेंगे? फिर आपको कोई भी फ्रॉड करना है तो क्या बनाओगे? बाद में बोल देना कंपनी ने फ्रॉड किया, हम अलग और कंपनी अलग। अरे यही तो करोगे, यही तो होता था, यही तो लोग मजे लेते हैं। इसीलिए तो कोर्ट ने वेल लिफ्ट करना स्टार्ट किया। लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल क्यों स्टार्ट किया कोर्ट ने? क्योंकि कोई भी किसी को भी फ्रॉड करना है, यही कह रहा है कि हमने थोड़ी, क्या कंपनी ने किया, और आप ही तो कहते हो कंपनी अलग और हम अलग। पर आप जानते हो कि किंगफिशर एयरलाइन में प्रॉब्लम होती है, विजय माल्या को पकड़ा जाता है। सहारा कंपनी में प्रॉब्लम होती है, सुब्रतो रॉय को पकड़ा जाता है। गीतांजलि ज्वेलर प्रॉब्लम करता है, मेहुल चोकसी को पकड़ते हैं, है ना? क्यों? लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लोग यही करते हैं, फ्रॉड कंपनी के नाम से करेंगे फिर। और हमारा इंटेंशन क्या है? हमारा इंटेंशन ये था भैया कि बिजनेसमैन फ्री माइंडसेट से बिजनेस करे, उसे डर ना हो कि कुछ गलत होने पर हम रेस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। इसलिए आप अपनी अपनी लायबिलिटी क्या कर लो अलग, और आपको सेपरेट एंटिटी का टैग दे देते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले कुछ कंप्लायंसेस पूरे करने पड़ेंगे, जस्ट टू इंश्योर कि आप, अब फाइनल लाइन बता रहा हूं, जस्ट टू इंश्योर that you should not misuse the separate legal entity। इसीलिए सब है, ये सब इसीलिए कि आप उस एंटिटी का मिसयूज ना कर पाओ। तो दुश्मनी नहीं निकालते, ये इंश्योर करना चाहते हैं। आगे अब मैं बताता हूं आपको कंपनी चलाना कितना टफ है। आप तो सब फाइनेंस के एक्सपर्ट बनोगे आगे जाकर। आपका काम ही होता है इधर से पैसा लाओ, उधर निकालो, पैसे को मैनेज करो, 4 फॉर्म बना लो। अब समझना होगा क्या कि बिजनेसमैन को पैसे की कभी भी जरूरत पड़ सकती है, और कभी भी उसके पास ज्यादा पैसा आ सकता है जो उससे 4 लोग मांगने आ जाएंगे हमें देते।
अगर आपने पार्टनरशिप फर्म बनाई, अगर आपने एलएलपी बनाई, अगर आपने प्रोप्राइटरशिप फर्म बनाई, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई, जिससे मिल रहा है ले आओ बैंक फर्म के अकाउंट में, जिससे मिल रहा है ले आओ। और जिस दिन ज्यादा हो गए और कोई मांगने आ जाए, आपका फ्रेंड, आपके रिलेटिव, जिसे देना है दे दो फर्म के अकाउंट से। लेकिन अगर गलती से यही आपकी क्या है, तो कंपनी किससे पैसा ले सकती है और किसको दे सकती है, इन सब के भयंकर प्रोविजन है। इनके अलावा किसी और से नहीं ले सकते, इनके अलावा किसी और को नहीं दे सकते। अब आप सोचो, मेरी कंपनी मैंने ही बनाई, मेरे को पैसा चाहिए, मेरा कोई रिलेटिव कह रहा है कि ले मुझसे लोन ले ले, और मैंने पैसा कहां डलवा लिया, कंपनी के अकाउंट में। पता पड़ा वो नॉन कंप्लायंस हो गया, जितने रुपए का लोन है ना उतने अमाउंट की पेनल्टी लगती है। और ये इतना टिपिकल मैटर है। अच्छा, ये एक जगह लिखा हुआ नहीं कि लिस्ट बना के कि इनसे ले लो और इनको दे दो, अलग अलग सेक्शंस में लिखी हुई ये चीजें कि इनको नहीं कर सकते, इनको करना है तो ऐसे करना। ये इतना टिपिकल मैटर है कि हर साल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट के पहले इस सेशन को अटेंड करते हैं कि यार वापस पढ़ा दो एक बार कि किससे ले सकती है कंपनी और किसको दे सकती है। ये इतना बर्निंग इश्यू है। और अगर ये कंपनी नहीं होती ना, तो ये कोई प्रोविजन नहीं है जिससे आ रहा है उससे ले लो, जिसको देना उसको दे दो। नो बडी इज देयर टू रेस्ट्रिक्ट यू। इतना इंपॉर्टेंट इशू है। मैं मेंबर्स के सेशंस लेता हूं आईसीएआई में भी, आईसीएसआई में। ट्रेवल अक्रॉस द कंट्री टू टेक द सेशंस ऑफ द मेंबर्स। तो मैं जनरली दो ही चीजों पर सेशन लेता हूं जिनकी मैं एक्सपर्टीज रखता हूं, जिनका मैं काम करता हूं, एक स्टार्टअप्स कंसल्टेंसी और दूसरा वैल्यूएशन। तो मैं बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टार्टअप्स का मेंटोर भी हूं। मैं आईआईटीज के साथ में भी जुड़ा हुआ हूं, उनके स्टार्टअप्स को मेंटोर करने के लिए रेगुलरली आईआईटीज भी विजिट करता हूं। अभी मैं आईआईटी मंडी भी गया था, अभी आईआईटी इंदौर भी गया था रिसेंटली। तो उनके स्टार्टअप्स को भी मेंटोरिंग देता हूं और वैल्यूएशंस वाले मेजर काम करता हूं। तो मेरी बेसिक कंसल्टेंसी है स्टार्टअप्स वाली, कॉर्पोरेट कंसल्टेंसी का काम करता हूं। तो मुझे इंस्टीट्यूट ने एक टास्क दिया था आज से 2 साल पहले कि आपको बताएंगे कभी असीम सर कि यार अभी तक एक ऐसा डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर पाए अपन जो ये मेंबर्स को जाके पढ़ाए सेशंस में जा जाकर कि इनसे ले सकते हो, इनको दे सकते हो, किन किन से नहीं ले सकते, किन किन को नहीं दे सकते। तो मैंने 1 महीने की रिसर्च करके फाइनली एक पीपीटी बनाई, एक डॉक्यूमेंट बनाया कि इनसे ले सकते हो, लेने की ये शर्त है, इनसे नहीं ले सकते, इनको दे सकते हो, देने की ये शर्त है, और इनको नहीं दे सकते। और उस पर फिर मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस में सेशंस लिए मेंबर्स के कि ये पीपीटी, और ये पीपीटी आप पढ़ लो, इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है। हाँ, बस 2 साल बाद मत पढ़ना क्योंकि हर 15 दिन में तो वो चेंज आ जाता है। पर ये है प्रोविजन। आप सोचो, मैं आपको केवल एग्जाम्पल से बता रहा हूं कि क्या है कंपनी। हर चीज रिस्ट्रिक्टेड है और इसीलिए हर कोई कंपनी बना नहीं सकता। और आज तो गवर्नमेंट के ही एरिया जिसकी हैसियत है ना कंप्लायंस करने की, वही बनाए, बाकी बंद करो। हम नहीं चाहते कंपनी बना के नॉन कंप्लायंस करो। करेंगे ना बेटा कभी, वो उस बारे में भी बात करेंगे कि क्या हो जाता है नॉन कंप्लायंस पर। एक भाई का क्यूरियस क्वेश्चन है कि क्या ही हो जाएगा नॉन कंप्लायंस पर। तो मैं आपको 1-2 दिन में ये भी बताता हूं क्या क्या हो जाता है नॉन कंप्लायंस पर। केवल एक कंपनीज एक्ट का ही तो नॉन कंप्लायंस हुआ है, क्या ही हो जाएगा। मैं बताता हूं आपको क्या होता है, क्या क्या हो गया है लोगों के साथ, करेंगे अपन डिस्कस। वापस आता हूं। तो सेपरेट एंटिटी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कंप्लायंसेस का बर्डन। 3 प्रॉब्लम एक साथ लिखता हूं, कंपनी बनाना, कंपनी चलाना और कंपनी बंद करना। ये तीनों ही आसान नहीं है, ये तीनों ही कॉस्टली अफेयर्स है। इन तीनों में एक तो कॉस्ट लगेगी और इन तीनों में अच्छी खासी क्या लगेगी, प्रोसीजर। आप बना लो पार्टनरशिप फॉर्म, मैंने क्या बोला, केवल एक डीड बनानी है, 1000 रुपए के स्टाम्प पे डीड छपवा लो, कुछ नहीं होगा। और प्रोप्राइटरशिप फॉर्म दुकान पे लिखा लो, खंडेलवाल के नाम स्टोर चालू कर दो। एलएलपी केवल एक एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू इनकॉर्पोरेशन की सिंपल प्रोसेस है। कंपनी 25,000 रुपए का खर्चा आएगा बनाने में। यहीं से डिफरेंस चालू हो जाता है कंपनी बनाने का। कंपनी बनाना और प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप बनाने में वही डिफरेंस है जो एक सिंपल सा एंड्रॉइड मोबाइल लेने में और आईफोन लेने में डिफरेंस है कि लेने वाले दिन भी प्रॉब्लम है, फिर इसमें हर दिन भी प्रॉब्लम है। वो उबर और ओला का किराया भी अगर आईफोन से टैक्सी बुक करोगे तो 20-25 रुपए ज्यादा ही आएगा।
यूट्यूब का सब्सक्रिप्शन लोगे तो इसका सब्सक्रिप्शन के चार्जेस ज्यादा ही आएंगे। अगर आईफोन से अप्लाई करोगे तो कभी करके देखना। यहां गाने फ्री में नहीं सुन सकते, हर सॉफ्टवेयर में पैसे लगते हैं। चलाना, बनाना, बंद करना, तीनों ही टफ है। प्रोप्राइटरशिप बंद करने के लिए क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, आप बंद कर जाओ, वापस दुकान बंद हो जाएगी। पार्टनरशिप फॉर्म कुछ नहीं, सिंपल एग्रीमेंट वापस कर लो कि वी आर वाइंडिंग अप, बंद हो जाएगी। कंपनी बंद करने की भी लेंथी प्रोसेस है, एनसीएलटी जाना पड़ेगा बंद करवाने। आई थिंक एनसीएलटी नाम सुना होगा आपने। और अगर उसने बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया था तो आरओसी के पास एक फॉर्म भर के, उसमें भी 20,000 रुपए का खर्चा आता है कम से कम। 10,000 रुपए का तो चालान लगता है, कंपनी बंद करने के फॉर्म का चालान है 10,000। वो व्यक्ति जिसे साला फ्रस्ट्रेशन में बिजनेस बंद करना है, मैं आपको बताता हूं, एक घटिया सी कंपनी बंद करनी हो, उसने कोई बिजनेस नहीं किया हो, जिसने बिजनेस किया हो उसे बंद करना हो तो वाइंडिंग अप की टिपिकल प्रोसेस फॉलो होगी। असेट बेचो, लाइबिलिटी पे करो, एनसीएलटी जाओ, लग गए आपके लाख रुपए एनसीएलटी जाने में। आपकी तो घटिया सी कंपनी थी, बिजनेस भी ढंग से स्टार्ट नहीं हुआ था, बंद करनी है, एक फॉर्म भरना पड़ेगा, STK2 स्ट्राइक ऑफ करवानी पड़ेगी, फॉर्म भरना पड़ेगा, 10,000 रुपए का उसका चालान है। उसके साथ में बैलेंस शीट लगेगी कि कंपनी की असेट भी जीरो हो गई और लायबिलिटी भी जीरो हो गई। इस बैलेंस शीट को बनाने वाले पैसे लेगा, इस बैलेंस शीट पे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट साइन करेगा वो पैसे लेगा। बैंक अकाउंट बंद होगा, फिर एक सीएस के पास जाना, जो सारे फॉर्म भरेगा और कंप्लायंस करेगा, वो अपने पैसे लेगा। मतलब 20-25 हजार रुपए कम से कम लगने कंपनी बंद करनी है तो। चलाना, बनाना, चलाना, बंद करना, तीनों प्रोसीजरल एस्पेक्ट है और कॉस्टली अफेयर्स है। पर ये आप सोचो कितनी बड़ी प्रॉब्लम थी 2008 के पहले देश में, कि या तो आप सड़े रहो पार्टनरशिप फॉर्म बनाकर अनलिमिटेड लाइबिलिटी में, पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ वन अनदर, या डायरेक्टली बनाओ तो क्या बनाओ, कंपनी। इतने भयंकर कंप्लायंसेस फॉलो करो। थैंक्स टू द एलएलपी एक्ट 2008 में एक नया कॉन्सेप्ट लाए, जिसमें दोनों चीजों के एडवांटेज मिले कि ये पार्टनरशिप फॉर्म जैसी ही चलेगी, लेकिन इसमें लायबिलिटी क्या कर देंगे, लिमिटेड। और दिस इज अ कॉम्बिनेशन, हाइब्रिड मॉडल है पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का, और उस वजह से एलएलपी आज की डेट में बहुत पॉपुलर ऑप्शन है बिजनेस करने का। अदरवाइज तो पहले कितनी प्रॉब्लम थी कि डायरेक्ट कंपनी बनाओ अगर आपको लायबिलिटी लिमिटेड रखनी है तो। आज की डेट में लिमिटेड लायबिलिटी रखनी है तो कितने ऑप्शन है, 2, एलएलपी भी और कंपनी भी। फिर भी क्या सब कंपनी बनाने की जगह एलएलपी बनाते होंगे, या आज भी लोग कंपनी भी बना रहे होंगे? आज भी कंपनी क्यों बन रही है, इसका डिस्कशन हम कल वापस करेंगे। एक ही लाइन में भी आज सम अप करके जाता हूं, आईपीओ तो आज भी कंपनी के अलावा कोई और नहीं ला सकता। इंडिया में पब्लिक का पैसा कंपनी के अलावा कोई भी नहीं ला सकता, चाहे पैसा डिपॉजिट के फॉर्म में लाओ, या डिबेंचर इश्यू करके लाओ, या इक्विटी इश्यू करके लाओ, आईपीओ लाकर ले आओ, कंपनी के अलावा पब्लिक का पैसा कोई भी यूज नहीं कर सकता। इसलिए आज भी बड़े लेवल का बिजनेस करना है तो क्या बनानी पड़ेगी, ठीक है। अभी बेसिक डिस्कशन करेंगे, फिर पहुंचेंगे कंपनीज एक्ट पर, ठीक है। तो कल और फिर हम कंपनीज एक्ट की बात चालू करेंगे। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच।